वेलकम टू माई चैनल विस्डम टॉक्स। तो आइए आज दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। मलका के जाने के बाद दरवेश अनातोल फिक्रमंद हो गया। 14 बरस के तवील इंतजार के बाद मलका मिस्र की एक माँ की तरह आज पहली बार अपने बिछड़े हुए बच्चे के लिए परेशान हुई थी, और उसकी वजह सिवाय उसके और कुछ नहीं थी कि उसने दरियाए नील के किनारे अंबर को देख लिया था, जो हकीकी मायनों में उसका बेटा था। दरवेश अनातोल ने महसूस किया कि मलका अब हद से आगे गुजर जाएगी। वो हर कीमत पर यह मालूम करवाने की कोशिश करेगी कि अंबर कौन है और जाल के घर में वो कैसे आया था। इसका मतलब ये था कि अगर वो इस राज पर से पर्दा उठाने में कामयाब हो गई तो वो अंबर को हासिल कर लेगी। हो सकता है वो उसे अपने साथ महल में ले जाए और खुफिया तौर पर उसकी परवरिश करे, लेकिन फिरौन का महल उसके जासूसों से भरा हुआ था। ये बात वहाँ किसी से भी छुपी हुई नहीं थी। जो ही फिरौन को पता चला कि उसकी जान का दुश्मन शहजादा उसके महल के अंदर ही परवान चढ़ रहा है, तो वो उसे हलाक करवा देगा, और हो सकता है कि वो रजाल और उसकी अधेड़ उम्र बीवी को भी कत्ल करवा दे। दरवेश ये सोचकर परेशान हो गया। फिरौन की मौत तक इस राज को छुपाए रखना बहुत ज़रूरी था। दरवेश को मालूम था कि मलका अब रजाल के घर जाकर अंबर से बातें करने और तहकीकात करने की कोशिश ज़रूर करेगी। उसने फैसला कर लिया कि वो रजाल से मिलकर उसे सारी सूरत हाल से आगाह कर देगा। वो दिन चढ़ने का इंतज़ार करने लगा। जब सूरज काफ़ी आगे निकल आया और उसे यकीन हो गया कि रजाल एहराम पहुंच चुका होगा, तो वो झोंपड़ी से रवाना हो गया। गर्मी सुबह ही से पड़ने लगी थी और मिस्र के सहरा के सूरज में तपिश थी, मगर दरवेश अनातोल इस तपिश का आदी था। 1 घंटे की मुसाफत के बाद वो उस जगह पहुंच गया जहां रजाल एहराम मिस्र की तामीर का काम कर रहा था। उसने एक गुलाम के हाथ पैगाम भिजवाया तो रजाल कपड़े से हाथ पोंछता हुआ एहराम के गार से बाहर आ गया। वो अपने सामने दरवेश अनातोल को देखकर बोला, आपने क्यों तकलीफ़ फरमाई? मुझे हुक्म कर देते, मैं खुद आपके यहाँ हाजिर हो जाता। दरवेश ने कहा, रजाल, काम ही ऐसा था कि हमें खुद तुम्हारे पास आना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि हम खजूरों के साए में बैठकर बात करें। जैसे आप फरमाएं। वो दोनों करीब ही खजूरों की ठंडी ठंडी छाँव में बैठ गए और बातें करने लगे। रजाल को मालूम था कि अनातोल अंबर के बारे में सब कुछ जानता है। दरवेश अनातोल ने बैठते ही कहा, मेरे पास रात मलका मिस्र आई थी। रजाल चौंक उठा। क्या फरमाया सरकार? मलका मिस्र अफरीती आपके पास तशरीफ़ लाई थी? हाँ रजाल, मेरी बात गौर से सुनो। रजाल हमतन गोश होकर बैठ गया। दरवेश अनातोल ने कहा, मैं जानता हूँ अंबर से तुमको अपने हकीकी बाप की तरह प्यार है और तुम उसकी जुदाई गवारा नहीं कर सकते। हजूर, मैंने अंबर को अपना बेटा समझकर पाला है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरे सर पर तो क़यामत ही टूट पड़ेगी। इसीलिए तो मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आया हूँ। जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। मलका नफरीती ने जब से अंबर को देखा है उसे शक हो गया है कि ये वही उसका बेटा है, और अब वो हर मुमकिन तरीके से अंबर के बारे में तहकीक करने के बाद उसे हासिल करने की कोशिश करेगी। और ये तुम भी जानते हो कि जब किसी मुल्क की मलका कोई कोशिश करे तो वो ज़रूर कामयाब होती है। रजाल ने परेशान होकर कहा, मगर हजूर, मैं और अंबर की माँ बच्चे की जुदाई गवारा नहीं कर सकते। तुम जुदाई को रो रहे हो रजाल? मुझे अंबर और तुम दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी खतरे में महसूस हो रही है। रजाल चौंक उठा। वो कैसे हजूर? वो ऐसे कि अगर मलका नफरीती को पता चल गया कि अंबर ही उसी का बेटा है तो वो उसे तुम्हारे घर से ले जाएगी। वो उसे अपनी आंखों के सामने रखेगी। अंबर शाही महल में रहेगा और शाही महल में ये राज ज़्यादा देर तक राज ना रह सकेगा कि अंबर फ़िरौन का बेटा है, और फ़िरौन के बेटे के बारे में सबको इल्म है कि नजूमियों की पेशनगोई के मुताबिक वो अपने बाप को कत्ल कर देगा। बस फ़िरौन ये कैसे गवारा करेगा कि उसका कातिल उसकी गोद में परवान चढ़े? वो अंबर के साथ उन लोगों को भी मरवा देगा जिन्होंने अंबर की परवरिश की। रजाल ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, आप सही फरमा रहे हैं मेरे आका, अब इसका कुछ इलाज भी फरमा दीजिए। मैं क्या करूं? दरवेश अनातोल सोच में डूब गया। फिर उसने नज़रें उठाकर कहा, इस मुश्किल का एक ही हल है, और वो ये कि तुम किसी न किसी तरह कुछ अरसे के लिए अंबर को अपनी बहन के यहाँ मुल्क शाम भिजवा दो। जब हालात मुवाफिक हो जाएंगे तो उसे वापस बुला लेना। बहुत बेहतर हुजूर, मैं ऐसा ही करता हूँ।
ایک بات کا دھیان رکھنا، اگر تم سے کوئی بھی پوچھے کہ امبر کہاں ہے تو تم نے یہی مشورہ کر دینا ہے کہ وہ تم کو چھوڑ کر خدا جانے کہاں چلا گیا ہے، بلکہ کچھ روز تم نے اس کے غم میں جھوٹ موٹ بیمار بھی پڑ جانا ہے۔ ایسا ہی ہوگا میرے آقا، بس مجھے یہی کہنا تھا، اب میں جاتا ہوں۔ تم کل ہی امبر کو شام کی طرف روانہ کر دو اور اس کے جاتے ہی مشہور کر دو کہ امبر تمہیں چھوڑ کر گھر سے بھاگ گیا ہے۔ بہتر حضور۔ اس کے بعد درویش اناتول واپس اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ رجال نے اسی وقت درویش اناتول کی تجویز پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ امبر اس کے ساتھ ہی احرام کے سب سے نچلے غار میں کام کر رہا تھا۔ وہ نیچے آیا تو امبر نے پوچھا، ابا جان اوپر کس سے باتیں کر رہے تھے؟ رجال نے اصل بات چھپاتے ہوئے کہا، شاہی محل سے ایک ہرکارا یہ کہنے آیا تھا کہ سنگ مرمر کا چبوترا زیادہ اونچا نہ بنایا جائے، میں اس سے چبوترے کی نئی پیمائش لے رہا تھا۔ امبر نے سنگ مرمر پر چھینی چلاتے ہوئے کہا، ان بادشاہوں کے سر میں کیا سودا سما گیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے؟ چبوترا اگر زیادہ اونچا نہیں ہوگا تو بھلا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ رجال نے کہا، ایسا نہ کہو بیٹے، ہم بادشاہ کے غلام ہیں، ہمیں جو حکم ملے اس پر عمل کرنا ہے بس۔ شام کو کام سے فارغ ہو کر دونوں باپ بیٹا اور غلام پولکا گھر پہنچے تو کھانا تیار تھا۔ پولکا نے سونگتے ہوئے کہا، اماں آج معلوم ہوتا ہے مگرمچھ پکایا ہے۔ امبر کی ماں نے لکڑی کی ڈوئی اس کے ہاتھ پر مار کر کہا، کبھی زبان کو بند بھی رکھ لیا کرو پولکا، آج تو میں نے مرغابی چاول بنائے ہیں، رب عظیم کی قسم مرغابی چاول تو میرا من بھاتا کھانا ہے۔ غلام پولکا نے خوش ہو کر کہا۔ کھانے کے بعد غلام پولکا انگوروں کی گوڈی کرنے چلا گیا۔ رجال نے ساری بات اپنی بیوی کو بتا دی۔ وہ پہلے تو بڑی پریشان ہوئی، پھر اس نے بھی درویش اناتول کی تجویز کو پسند کرتے ہوئے کہا، ہمیں امبر کو جلد سے جلد شام کی طرف روانہ کر دینا چاہیے۔ میں آج ہی امبر سے بات کروں گا، وہ بھی کئی دن سے کہہ رہا ہے کہ میں کام کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ رات کو جب باپ سونے لگے تو رجال نے امبر سے بات کرنے شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ امبر کچھ دیر کے لیے ہوا بدلی کے واسطے اس کی بہن کے پاس ملک شام چلا جائے۔ امبر نے خوش ہو کر کہا، ابا جان آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، میں تو کئی روز سے چاہ رہا تھا کہ کہیں سیر و تفریح کے لیے نکل جاؤں، احرام کے ٹھنڈے نم آلود غاروں نے میرا ناک میں دم کر دیا ہے۔ تو پھر بیٹا امبر میری طرف سے بے شک تم صبح ہی سفر پر روانہ ہو جاؤ، تم چاہو تو پولکا تمہیں چھوڑ کر واپس آ جائے گا، مگر ابا جان آپ اکیلے کام کیسے کریں گے؟ تم میری فکر نہ کرو بیٹے، کام تو ہوتا ہی رہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری صحت پر کام کا برا اثر نہ پڑے، کچھ عرصہ شام میں رہ کر تم پھر سے تر و تازہ اور شگفتہ ہو جاؤ گے، میں بہن کے نام ایک خط تمہیں ساتھ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے ابا جان، میں کل ہی سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔ رجال نے رب عظیم کا شکریہ ادا کیا کہ اتنا مشکل مرحلہ اتنی آسانی سے طے ہو گیا تھا۔ اسے امبر کی ضدی عادت سے ڈر تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے، مگر اس نے تو خوشی کا اظہار کیا تھا اور کل صبح وہ سفر پر روانہ بھی ہو رہا تھا۔ رجال کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے میں سے پتھر کی سل اٹھا کر پھینک دی ہے۔ اب وہ امبر کی زندگی کی طرف سے مطمئن تھا کہ اس کی قسمت تھی کہ رب عظیم نے اسے ایک ایسے بیٹے کا باپ بنا دیا تھا جو اس کا بیٹا نہیں تھا بلکہ فرعون مصر کی اولاد تھی اور بادشاہوں کی سازشوں سے وہ پوری طرح واقف تھا۔ شاہی محلوں میں باپ یا بیٹے کو زہر دے کر ہلاک کر دینا کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن رجال ایک محنت کش انسان تھا، ایک غریب مزدور تھا، اس کی زندگی کی ساری کمائی اولاد کی محبت تھی، وہ اولاد کا غم برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ امبر کو ملک شام کی طرف بھجوانے کے فیصلے سے بہت خوش تھا۔ دوسری جانب امبر بھی خلاف توقع سفر پر روانہ ہونے کو بیتاب تھا۔ وہ منہ اندھیرے ہی اٹھ بیٹھا اور سفر کی تیاریاں کرنے لگا۔ پولکا بھی آنکھیں ملتا ہوا جاگ پڑا۔ وہ زیادہ دیر تک سوئے رہنے کا عادی تھا اور جلد جگا دیے جانے پر بڑبڑ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میرے آقا کیا یہ سفر کل شام تک کے لیے ملتوی نہیں ہو سکتا تھا؟ رجال نے اسے ڈانٹ کر کہا، بکواس بند کرو پولکا۔ پولکا دبک کر خاموش ہو گیا۔ رجال تو یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ امبر کے ذہن میں ایک پل کے لیے بھی سفر کو ملتوی کر دینے کا خیال پیدا ہو۔ رب عظیم کا شکر تھا کہ وہ بڑے انہماک سے تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ امبر کی ماں نے اس کے کپڑے ایک تھیلے میں رکھ دیے، راستے کے لیے اسے بطخ کا بھنا ہوا گوشت ساتھ کر دیا۔ پولکا گھوڑوں کو چارہ ڈال کر ان کی مالش کر رہا تھا اور بڑبڑائے جا رہا تھا۔
सूरज निकलने से पहले पहले दोनों घोड़े तैयार खड़े थे। बाप ने अंबर को सीने से लगाया, माँ ने सर पर हाथ फेरकर माथा चूमा और कहा, बेटे रब्बे अज़ीम तुम्हारा सफ़र हिफाजत से तय कराए। बेटा रास्ते में पड़ाव करते जाना, फिक्र ना करें अब्बा जान, मैं बड़े आराम से शाम पहुंच जाऊंगा। रजाल ने पोलका की कान खींचकर कहा, पोलका अंबर की हिफाजत और आराम का खास ख्याल रखना और मंजिल पर पहुंचकर फ़ौरन वापस आकर हमें खैरियत की इत्तला देना। जो हुक्म मेरे आका, मगर बेराए मेहरबानी मेरे कान छोड़ दीजिए। अंबर ने घोड़े पर सवार होकर कहा, खुदा हाफिज़ अब्बा जान, खुदा हाफिज़ अम्मी जान, खुदा हाफिज़ बेटे। अंबर और पोलका ने घोड़ों को एड़ लगाई और दोनों ताज़ा दम घोड़े खुशी से हनहनाते हुए मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। रजाल और उसकी बीवी अंबर को इस वक्त तक देखते रहे जब तक वो उन्हें नजर आता रहा। आखिर जब दोनों घोड़े रेत के टीलों के पीछे गायब हो गए तो वो मकान के अंदर आ गए। रजाल ने सुख का सांस लिया। अंबर एक बहुत बड़ी आफत से महफूज हो गया है। अब हमें हर एक को यही बताना है कि अंबर किसी बात से नाराज़ होकर घर छोड़कर चला गया है और पोलका को हमने उसकी तलाश में रवाना किया है। ऐसा ही होगा। उस रोज़ रजाल झूठ मूठ बहाना बनाकर अंबर के गम में बिस्तर पर लेट गया। सारे मोहल्ले में ये बात मशहूर कर दी गई कि अंबर किसी बात पर झगड़कर बाप से नाराज़ होकर घर से चला गया है। लोगों ने रजाल के घर आकर उससे हमदर्दी का इजहार किया और तसल्ली दी कि रब्बे अज़ीम उसके बिछड़े हुए बेटे को जल्द मिला देगा। रजाल ने बड़ी अच्छी अदाकारी की और वो हमसायों के सामने झूठे आंसू भी बहाता रहा। जब सब लोग और औरतें चली गईं तो दोनों मियाँ बीवी मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठकर बावर्ची खाने में गए और जी भरकर खाना खाकर सो गए। आधी रात गुजर चुकी थी कि रजाल की आंख खुल गई। उसे यूं लगा जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उसने बीवी को जगाना मुनासिब ना समझा और खुद उठकर मकान की ड्योढ़ी में आकर बोला, कौन है बाहर? बाहर से किसी औरत की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, एक ज़रूरी बात करनी है। रजाल का दिल धड़क उठा कि आधी रात को ये औरत कौन उससे मिलने आई है। उसने दरवाज़ा खोला तो एक औरत जिसका रंग गोरा था और सर से पाँव तक स्याह लिबादे में लिपटी हुई थी अंदर आ गई। रजाल ने उसे कमरे में ले जाकर खजूर के मूढ़े पर बिठाया और कहा, मोहतरम बहन, आपने आधी रात के वक्त इतनी तकलीफ़ क्यों उठाई? ये पूरी रात स्याह लिबादे में लिपटी हुई औरत जो रात के अंधेरे में रजाल के घर आई थी, मलका मिस्र नफरीती की खास कनीज़ शारमीन थी। मलका ने फैसला कर लिया था कि वो अंबर को रात के वक्त खुफिया तौर पर अपने महल में बुलाएगी और पूछेगी कि वो कौन है और रजाल के घर कैसे आया था। लेकिन उसे शाम ही को मालूम हो गया कि अंबर छोड़कर भाग गया है। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि शायद रजाल ने जानबूझकर उसे भगा दिया है, मगर उसके जासूस हबशी ने आकर इत्तला की कि अंबर के बाप का गम से बुरा हाल है और वो बिस्तर पर बीमार पड़ा है। मलका ने रात को हबशी गुलाम के हमरा शारमीन को सही सूरत हाल मालूम कराने के लिए रजाल के घर भेजा। शारमीन ने मूढ़े पर बैठते ही कहा, सुनो रजाल, मैं मलका मिस्र नफरीती की तरफ से तुम्हारे पास ये मालूम करने आई हूँ कि अंबर कहाँ है। रजाल सर से पाँव तक काम गया था। जिसका उसे अंदेशा था वही बात होकर रही थी। उसने रब्बे अज़ीम का शुक्र अदा किया कि ऐन वक्त पर वो अंबर को घर से भगा चुका था। रजाल ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नेक दिल बहन, अंबर मेरे दिल पर जुदाई का दाग लगाकर घर से चला गया है। वो काम से जी चुराने लगा था। परसों मैंने उसे सबके सामने डांट दिया, बस उसका उसने बुरा मनाया और कल वो घर से फरार हो गया। उसके गम में मेरा और उसकी माँ का बुरा हाल हो रहा है। शारमीन को यकीन सा आ गया कि रजाल सच कह रहा है। उसने पूछा, क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि अंबर भागकर किधर गया होगा? मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूँ अच्छी बहन, मेरा तो कोई रिश्तेदार भी कहीं नहीं है। रब्बे अज़ीम मेरे लखते जिगर को जल्द वापस लाए, नहीं तो उसकी माँ तो गम से मर जाएगी। मगर नेक दिल बहन, मलका आलिया ने उस गरीब के बच्चे को किस लिए याद किया था? अब शारमीन ने झूठ बोलते हुए कहा, सिपा सालार को गुस्सा था कि उस रोज़ तुम्हारे बेटे ने शाही सवारी के गुजरने के वक्त बाहर निकलकर गुस्ताखी क्यों की। मलका को मालूम हुआ कि वो सिपा सालार अंबर को मरवाना चाहता है तो उन्हें फ़िक्र हुई और मुझे भेजा कि मालूम करूं कि अंबर महफूज है। रजाल समझ गया कि शारमीन झूठ बोल रही है। वो दोनों ही झूठ बोल रहे थे, मगर दोनों एक दूसरे के झूठ से बेखबर थे। रजाल ने शारमीन से कहा कि वो मलका आलिया का उसकी तरफ से शुक्रिया अदा करे कि उन्होंने उसकी बेटी का इतना फ़िक्र किया। फिर वो रोने लगा। शारमीन ने उसे तसल्ली दी और जल्दी से बाहर निकल गई।
کھجور کے درختوں تلے حبشی غلام گھوڑے لیے انتظار کر رہا تھا۔ شارمین گھوڑے پر سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ رجال نے بیوی کو جگا کر ساری بات بتائی تو اس نے بھی رب عظیم کا شکر ادا کیا کہ عنبر کی جان بچ گئی اور وہ مصر سے نکل گیا تھا۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔